हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे सैम्पल पेपर 1 में से क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। तो इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 किया था जो केस स्टडी के ऊपर बेस्ड थे। और यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 है ये दो क्वेश्चंस भी केस स्टडी के ऊपर ही बेस्ड होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 की स्टेटमेंट है, कैंपेन अबाउट डायबिटीज़ अवेयरनेस। As a part of a campaign, a huge balloon with message of awareness of diabetes was displayed from the terrace of a tall building. It was held by string of length 8 meter each, which inclined at an angle of 60 degree at the point where it was tied as shown in the figure. तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि डायबिटीज़ की अवेयरनेस फैलाने के लिए एक बड़े से बलून को एक काफ़ी ऊंची बिल्डिंग की टेरेस यानी कि उसकी छत से बांध दिया गया है और उस बलून के ऊपर एक मैसेज लिखा हुआ है अवेयरनेस ऑफ डायबिटीज़। और उस बलून को दो स्ट्रिंग की हेल्प से बांधा गया है जो एक दूसरे के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती हैं। और इन स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो है 8 मीटर ईच, यानी कि दोनों की जो लेंथ होगी वो 8 मीटर हो जाएगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर आप इस बलून को एक सर्कल की शेप में मानकर चलते हो, वैसे बलून को अगर हम 3D में लेट करें तो 3D यानी कि 3 डायमेंशनल में बलून स्फेरिकल शेप में होता है, लेकिन हम यहाँ पर उसको केवल 2 डायमेंशन में ही कंसिडर करेंगे तो हम उसको एक सर्कल की शेप में मानकर चलेंगे। और जिन स्ट्रिंग की हेल्प से उसको बांधा गया है वो वहाँ पर उसके टेंजेंट का काम कर रही है। और ये आपको पता ही है कि किसी भी सर्कल के ऊपर जब बाहर के एक पॉइंट से दो टेंजेंट को ड्रॉ किया जाता है तो उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ एक दूसरे के इक्वल होती है और यही दोनों टेंजेंट एक दूसरे के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही हैं। अब फर्स्ट सम में हमसे पूछा गया है कि ABC इज़, जो ट्रायंगल ABC है वो किस टाइप का ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, राइट ट्रायंगल या फिर राइट एंगल्ड आइसोसेलेस। तो देखिए किसी भी सर्कल के ऊपर एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए दोनों टेंजेंट्स की लेंथ एक दूसरे के इक्वल होती है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल APB में जो AP है वो PB के इक्वल है। तो इस हिसाब से ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया है। बट अभी हमें यहाँ पर ये भी चेक करना होगा कि जो AB है क्या उसकी लेंथ भी इन्हीं दोनों साइड्स के इक्वल है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि हमें पता है कि AP और BP इन दोनों साइड्स की लेंथ एक दूसरे के इक्वल होगी। इट मीन्स इन दोनों साइड्स के अपोजिट में जो एंगल बन रहे हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल ही होंगे, क्योंकि किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में जिसमें दो साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल ही होते हैं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर पॉइंट A और पॉइंट B पर एंगल बन रहे हैं वो दोनों ही एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब देखिए किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। अब अगर उस 180 डिग्री में से हम 60 डिग्री को हटा दें तो हमारे पास ये बचता है 120 डिग्री। यानी कि अब इस 120 डिग्री को हमें दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा ताकि इन दोनों एंगल्स के मेजरमेंट आ जाएं। तो 120 को अगर आप डिवाइड करते हो 2 से तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। इट मीन्स कि पॉइंट A एंड पॉइंट B पर जो एंगल बन रहे हैं वो एंगल भी 60 डिग्री के ही हैं। और किसी भी ट्रायंगल में अगर उसके तीनों एंगल 60 डिग्री के हो जाते हैं इट मीन्स वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये कहेंगे कि इस पार्ट का जो आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इसी के सेकंड पार्ट में हमें बताना है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ AB। हमें यहाँ पर इस AB की लेंथ को बताना है, जबकि हमें AP की लेंथ एंड BP की लेंथ पता है। तो जैसे कि अभी फर्स्ट पार्ट में हमने बताया है कि ट्रायंगल ABP एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो इट मीन्स कि जो AB की लेंथ है वो भी 8 मीटर ही हो जाएगी, यानी कि जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद ऑप्शन नंबर C, क्वेश्चन नंबर C कि इफ़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर of the circle to the chord AB is 3 meter, then find the radius of the circle। हमें यहाँ पर कहा गया है कि अगर इस सर्कल के सेंटर यानी कि O से इस कोड AB की डिस्टेंस 3 मीटर है तो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर इस सर्कल की रेडियस को। तो देखिए जब भी आपको कहा जाए कि किसी एक पॉइंट से किसी एक लाइन के बीच की डिस्टेंस इतनी है, इट मीन्स वहाँ पर बात की गई है उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस की।
तो जो यहाँ पर हमें कहा गया है कि सर्कल के सेंटर से उसके कोड के बीच की जो डिस्टेंस 3 मीटर है, इट मीन्स ये भी उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही दी गई है। और हमें फाइंड आउट करना है इसकी रेडियस को। तो रेडियस फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर पॉइंट O को या तो A से ज्वाइन कर सकते हैं या फिर पॉइंट B से ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो ट्राइंगल यहाँ पर बनेगा, अगर आप यहाँ पर पॉइंट लेट करते हो M, तो इस तरह से जो ट्राइंगल बना है AOM, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, जिसके अंदर AO इसका हाइपोटेन्यूज है। अब यहाँ पर देखिए OM की लेंथ है 3 मीटर, और इसी सम के सेकंड पार्ट में हमने इस AB की लेंथ को फाइंड आउट किया था जो है 8 मीटर। और जब भी किसी सर्कल में सेंटर से कोड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उस कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मीन्स वो उसको बाइसेक्ट करता है। यानी कि अगर AB की लेंथ 8 मीटर है तो AM की लेंथ 4 मीटर होगी और BM की लेंथ भी 4 मीटर ही हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग इस ट्राइंगल में हमें बेस और परपेंडिकुलर की लेंथ पता है 4 मीटर एंड 3 मीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम यहाँ पर इसके हाइपोटेन्यूज को यानी कि AO को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम 3 का स्क्वायर करेंगे जो होगा 9, 4 का स्क्वायर करेंगे जो होगा 16, देन 9 + 16 इज़ 25 और इसका फिर रूट आ जाएगा 5 मीटर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस सर्कल की जो रेडियस होगी वो हो जाएगी 5 मीटर। यानी कि जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका राइट आंसर होगा। फिर हमसे इसके डी पार्ट में पूछा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल P। तो अब हमें यहाँ पर इस सर्कल के सेंटर मीन्स O से P तक की डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, यानी कि O से लेकर P तक की डिस्टेंस को हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर ट्राइंगल यूज़ करेंगे AOP, ट्राइंगल AOP। और ये ट्राइंगल भी एक राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी सर्कल में जो उसकी टेंजेंट है और जो उसकी रेडियस है उनके बीच में एंगल बनता है 90 डिग्री का। तो इस तरह से यहाँ पर जो एंगल AOP होगा वो 90 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ पर AP की लेंथ हमें ऑलरेडी स्टेटमेंट में ही दी गई थी, ये है 5 मीटर। AO यानी कि सर्कल की रेडियस ये अभी हमने इसी के थर्ड पार्ट में फाइंड आउट की है जिसकी वैल्यू है 5 मीटर। तो यानी कि यहाँ पर अगेन पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम OP की लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे जो होगा 25। उसके बाद हम यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे जो हो जाएगा 64, एंड इन दोनों को प्लस करके हम उसका रूट करेंगे। तो 25 + 64 इज़ 89। तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो OP की लेंथ होगी वो हो जाएगी √89 मीटर। बट आप देख सकते हो कि जो ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए गए हैं वो ऑप्शन रूट की फॉर्म में नहीं है, वो डेसिमल फॉर्म में दिए गए हैं। 9.43 मीटर, 9.9 मीटर, 9.8 मीटर एंड 10.1 मीटर। और जब हमने इसको पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट किया है तो ये हमारे पास आया है 89 का रूट। तो अब हमें यहाँ पर 89 का रूट निकालना होगा और फिर ये देखना होगा कि जो 89 का रूट है वो इन चारों में से किस ऑप्शन के साथ मैच करता है। तो 89 का जो रूट होगा वो हो जाएगा 9.43 समथिंग, यानी कि जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर है। अब इसके बाद जो इसका ई पार्ट हमें दिया गया है उसकी स्टेटमेंट है कि द एरिया ऑफ ट्राइंगल APB, ट्राइंगल APB का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए अभी फर्स्ट पार्ट में हमने ये फाइंड किया था कि जो ट्राइंगल ABP है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। यहाँ पर बाय मिस्टेक ABC लिखा हुआ है, बट आपको यहाँ पर लिखना होगा ट्राइंगल ABP। तो ये ABP जो है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ABP ट्राइंगल की तीनों साइड्स हैं 8 मीटर। और इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू उसकी साइड का स्क्वायर जो है 8 मीटर। यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे √3/4 इंटू 8 का स्क्वायर। तो देखिए 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 4 से 64 16 पर डिवाइड हो जाएगा, देन 16 को हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा √16√3 स्क्वायर मीटर। जो चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए गए हैं उनमें से जो फोर्थ ऑप्शन है 16√3 स्क्वायर मीटर ये इसका सही आंसर होगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 की स्टेटमेंट है, द क्लास 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ सेकेंडरी स्कूल इन कृष्णानगर हैव बीन अलॉटेड अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड फॉर दिस गार्डनिंग एक्टिविटी। तो आप देख सकते हो कि ये एक प्लॉट है 10th क्लास के स्टूडेंट्स की गार्डनिंग एक्टिविटी के लिए। सैपलिंग ऑफ गुलमोहर आर प्लांटेड ऑन द बाउंड्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। देयर इज़ अ रेक्टेंगुलर ग्रासी लॉन इन द प्लॉट एज शोन इन अबव फिगर। तो आप देख सकते हो कि जो प्लॉट है इसके चारों तरफ इसकी बाउंड्री पर गुलमोहर की सैपलिंग्स लगाई गई हैं 1-1 मीटर के डिस्टेंस पर, और इसी के बीच में एक रेक्टेंगल की शेप में बीच में एक लॉन भी बना हुआ है जिसका नाम है PQRS। द स्टूडेंट्स सोइंग सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ऑन द रिमेनिंग एरिया ऑफ द प्लॉट। तो यहाँ पर हमसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q एंड S। तो जो पॉइंट Q एंड S हैं उनके कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं। तो आपको ये देखना होगा कि Q के सामने X की वैल्यू और Q के सामने Y की वैल्यू क्या है। तो ये है 2 एंड 3। तो इट मीन्स पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2, 3। और इसी तरह से S के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हमें देखना होगा कि पॉइंट S के सामने X एक्सिस पर क्या नंबर है और पॉइंट S के सामने ही Y एक्सिस पर क्या नंबर है। तो ये है 6 एंड 6। तो इट मीन्स पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स तो हो गए 2, 3 एंड पॉइंट S के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 6, 6। तो 2, 3 एंड 6, 6। इट मीन्स इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इसी के सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिसेस ऑफ डायगोनल Q एंड S। यानी कि इसी Q और S के बीच की डिस्टेंस अब हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला का। तो देखिए इसके लिए कोई आपको ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस आपको केवल यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर रूट। इट मीन्स यहाँ पर जैसे कि हमें पता है फर्स्ट पार्ट में हमने Q और S के कोऑर्डिनेट फाइंड किए हैं, तो हमें यहाँ पर जब x2 माइनस x1 करना होगा तो मीन्स हम 6 में से माइनस करेंगे 2 को। 6 माइनस 2 इज़ 4 और फिर हमें उसका स्क्वायर भी करना होता है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। उसके बाद फिर y2 माइनस y1 का स्क्वायर यानी कि 6 में से हम माइनस करेंगे 3 को, तो उनका डिफरेंस आ जाएगा 3 और उसका भी जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 9। तो इस तरह से फिर 16 प्लस 9 इज़ 25 और 25 का जो रूट है ये होता है 5। इट मीन्स इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो इसका सही आंसर होगा। देन इसके सी पार्ट में हमें बताना है, फाइंड द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल PQRS। तो देखिए हमें इस PQRS की विड्थ को यानी कि इसकी चौड़ाई को बताना है। तो इस PQRS में जो ये दो साइड्स होंगी ये होंगी इसकी लेंथ और ये वाली जो 2 साइड्स होंगी ये होंगी इसकी ब्रेड्थ यानी कि विड्थ। तो हमें इसकी विड्थ को ही बताना है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो इसके सामने नंबर है वो 3 है और यहाँ पर जो इसके सामने नंबर है वो 6 है। तो 6 और 3 का जो डिफरेंस है वही उस रेक्टेंगल की विड्थ भी होगी। तो 6 और 3 का डिफरेंस होता है 3। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इस रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो है 3, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। देन इसके बाद डी में हमें बताना है कि इफ़ द पॉइंट G डिवाइड्स QR इन द रेशो 1:2 देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ G। तो अगर कोई पॉइंट G QR को डिवाइड करता है 1:2 में, तो यहाँ पर पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट हैं 2, 3 एंड अगर आप यहाँ पर R के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हो तो ये हो जाएंगे 6, 3 क्योंकि इसके सामने X की वैल्यू 6 है और Y की वैल्यू 3 है। तो अब हमें यहाँ पर बताना है कि अगर इस QR को कोई एक पॉइंट G डिवाइड करता है 1:2 में तो उस पॉइंट G के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। इसके लिए हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे R के कोऑर्डिनेट्स को एंड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे Q के कोऑर्डिनेट्स को। तो देखिए 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो ये हो जाएगा 6, देन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो ये हो जाएगा 4 और इसके डिवाइड में हम लिखेंगे 1 + 2 यानी कि 3। इसी तरह से फिर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो ये हो जाएगा 3 एंड 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो ये हो जाएगा 6 और इसके भी डिवाइड में हमें लिखना होगा 1 + 2 यानी कि 3। तो यहाँ पर 6 + 4 = 10 डिवाइड बाय 3।
3 + 6 इज़ 9 और 9 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 3। इट मीन्स कि पॉइंट जी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 10/3, 3। 10/3, 3। इसका मतलब जो इसका सेकंड ऑप्शन है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसी सम को एक शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से भी आप सोल्व कर सकते हो। देखिए आपको यहाँ पर ये कहा गया है कि क्यू आर को, एक लाइन सेगमेंट है क्यू आर, उसको किसी पॉइंट जी ने डिवाइड किया है 1:2 में। तो 1:2 का मतलब ये होगा कि जो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है वो इस पार्ट का डबल होगा। तो आपको बस केवल यहाँ पर कोई एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जो इस क्यू आर को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करे जिनमें से एक पार्ट दूसरे पार्ट का ही डबल हो जाए। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख पा रहे थे कि जो पॉइंट क्यू है उस पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3 एंड पॉइंट आर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 6, 3। यानी कि इन दोनों ही पॉइंट्स में y के कोऑर्डिनेट तो सेम है और x के कोऑर्डिनेट हैं, एक में 2 और एक में 6। इसके सामने यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 6। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आप देख सकते हो। 2 से लेकर 6 तक की जो डिस्टेंस है ये होती है 4। यानी कि इस Q से लेकर R तक की जो डिस्टेंस है वो 4 है। अब यहाँ पर जो पॉइंट G हम फाइंड आउट करेंगे, देखिए उसका y कोऑर्डिनेट तो सेम वही रहेगा जो कि Q और R का भी था, यानी कि 3। अब हमें केवल यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जो इस 4 को 2 ऐसे पार्ट में डिवाइड करे जिसमें से एक पार्ट दूसरे पार्ट के डबल के इक्वल हो जाए। तो अब इसके लिए तो जैसे कि हमें रेशो कहा गया था 1:2, 1 मीन्स x और 2 मीन्स 2x। अगर हम इसको इक्वल रखते हैं 4 के तो x + 2x इज़ 3x = 4, यानी कि x = 4/3। बट ये जो है ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर 2 से, तो इसलिए हमें 2 में ऐड कर देना होगा 4/3 को। तो जब एलसीएम लेकर आप इसको ऐड करोगे, देखिए 2 3 जा 6, 6 + 4 इज़ 10/3, यानी कि उस पॉइंट G के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 10/3, 3 और यही इसका आंसर हमने सेक्शन फॉर्मूला से भी फाइंड किया था। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट जहाँ पर हमें बताना है फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फील्ड PQRS। तो PQRS का एरिया बताने के लिए हमें पता होना चाहिए उसकी लेंथ और उसकी ब्रेड्थ। तो देखिए अभी इसी सम में हमने फाइंड आउट किया था कि जो रेक्टेंगल की विड्थ है यानी कि ब्रेड्थ है, तो 6 और 3 का डिफरेंस वो तो है 3, और इसमें जो इसकी लेंथ है तो 2 और 6 का डिफरेंस ये हो जाएगी 4। इट मीन्स रेक्टेंगल की लेंथ है 4, इसकी ब्रेड्थ है 3, तो इसका जो एरिया होगा वो 4 × 3 यानी कि 12 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो इसका एरिया है वो इसका 12 स्क्वायर मीटर या फिर 12 स्क्वायर यूनिट्स आप लिख सकते हो। इट मीन्स इसका जो थर्ड ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सैम्पल पेपर 1 में से क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। तो देखिए अभी तक 4 वीडियो हमने इस सैम्पल पेपर में से की है। फर्स्ट वीडियो में हमने सोल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक। उसके बाद सेकंड वीडियो में हमने सोल्व किया था क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 16 तक, और ये सभी क्वेश्चन जो हैं ये 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन थे। उसके बाद थर्ड वीडियो में हमने किए थे क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18, एंड अब इस फोर्थ वीडियो में हमने किए हैं क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20, और ये जो चारों क्वेश्चन हैं ये हैं केस स्टडी से रिलेटेड। अब इस सैम्पल पेपर के जो बाकी और क्वेश्चंस हैं जैसे कि 2 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले एंड 5 मार्क्स वाले, वो हम करेंगे इसके आगे आने वाली वीडियोस में। तब तक आप इन सभी सम की जो अभी तक हमने इन 4 वीडियो में किए हैं इन सभी की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।